Hello student, I am Moinuddin and in today's session I am going to start fourth poem of class 12th from Flamingo book, and the name of fourth poem, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty, you can say. I have a book and by the help of this book I will teach you this poem, okay? So this poem is a very fine creation of one of the youngest and romantic poet who died at the age of 24 years. The name of that great poet जॉन कीट्स. ओके, आज जो हम बात करेंगे ना, जिस पोएम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो इस पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. यानी इस पोएम के ज़रिए से वो ये बताएगा ना कि कौन एक लिस्ट आपको तैयार करके बताता है ना उसमें कि ये कौन सी चीज़ है जिसके अंदर ब्यूटी होती है ना. ये कौन सी चीज़ें हैं जो ताउम्र हयात भी कह सकते हो, फॉर एवर के लिए हमेशा ब्यूटीफुल नज़र आती हैं. कहीं कहीं पर क्रिटिसाइज भी करेगा, जॉन कीट्स इंपॉर्टेंस बताएगा. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी फाइन क्रिएशन. एंड अगर हम जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे तो जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश पोएट प्रोमिनेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स विद लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेली. ओके, although his poems were in publication for only 4 years before he died of tuberculosis at the age of 25 सॉरी. ठीक है, तो इनकी जो पैदाइश हुई थी अक्टूबर 31 इन 1795. ठीक है, और इनकी जो डेथ होती है, एक्चुअली पैदाइश हुए थे लंदन में, पैदाइश इनकी होती है, बट इनकी जब डेथ होती है इन फरवरी महीने में इनकी हुई थी, ऑन द डेथ ऑफ 23 फरवरी इन 1821 इन इटली. तो इटली में कह सकते हो रोम जो है कैपिटल है यहाँ की, तो रोम में इनकी जो है डेथ हो जाती है जॉन कीट्स की. ठीक है, तो जॉन कीट्स जो है एक अगर कहा जाए कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली थी. महज 25 साल में इन्होंने जो है बहुत कुछ दुनिया को दे दिया था. और अगर स्पेशली अगर देखा जाए इनका जो फील्ड था वो एक रोमांस से भरा हुआ था. रोमांटिक पोइट्स उन्हें बहुत जो हैं उनमें से इनका भी शुमार किया जाता है. पी.बी. शेली भी ऐसे ही थे, उनकी भी ज़्यादा कोई ख़ास उम्र नहीं थी, वो भी महज 21 साल में उनकी भी डेथ हो जाती है. और जॉन कीट्स वन ऑफ द वो भी उन्हीं में से हैं, लगभग 25 साल दुनिया में रहते हैं, इसके बाद इनकी भी मौत हो जाती है. इनकी यही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25 है ना. इनकी जो मौत होती है वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाता है इनके. ठीक है, तो ऐसे ही जो है पी.बी. शेली जो होते हैं वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी का शिकार हो जाते हैं. ठीक है, तो इस पोएम के जरिए से एक्चुअली अब पोएम स्टार्ट करने से पहले फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम ये भी बता दें कि ये जो पोएम है जिसका नाम है थिंक ऑफ ब्यूटी. ठीक है, तो थिंक ऑफ ब्यूटी जो है एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हो या कि तो छोटा सा पार्ट है. ये एक जॉन कीट्स की बहुत ही मशहूर पोएम है जिसका नाम है एंडीमियन. तो एंडीमियन एक पोएम है इनकी मशहूर, जिसमें जो कहानी की अगर हम बात करें एंडीमियन की, तो उसमें एंडीमियन दरअसल एक खुद कैरेक्टर है. एंडीमियन जो है अगर देखा जाए तो ये जो पोएम है, तो ये जो पोएम पूरी तरह से दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड. ठीक है, ये ग्रीक लीजेंड पर बेस्ड है पोएम. जो इनकी मशहूर पोएम थी उसका नाम था एंडीमियन. तो एंडीमियन एक खुद कैरेक्टर होता है, उसमें एक शेफर्ड का रोल प्ले करता है. शेफर्ड मतलब वो जो भेड़ों बकरियों को जो चराने वाले होते हैं, इनफैक्ट हम क्या कह सकते हैं, चरवाहा कह सकते हैं. ठीक है, तो वो होता है. तो शेफर्ड को क्वेस्ट होती है, ही वॉज सर्चिंग है ना, वो सर्च कर रहा होता है अपने लव को, प्यार को तलाश कर रहा होता है. बहुत ही हार्ड वर्क उसको करना पड़ता है उसको तलाश करने में. और इसी एफर्ट में क्या होता है, उसको एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है. एटलीस्ट फिर होता क्या है, लास्ट में उसे यही पता चलता है जिसको वो ढूंढ रहा था इतनी शिद्दत से, जिसकी तलाश थी एंडीमियन की, वो लड़की वही जो जिस लड़की का नाम था डियाना. तो डियाना नाम की उसको तलाश थी. वो जिस लड़की से प्यार हो जाता है उसी तलाश करते करते वो लड़की डियाना ही होती है ना. मतलब इतनी ज़्यादा शिद्दत से उसको तलाश कर रहा था, टैलेंट से खुद मिल जाती है. शाहरुख खान की एक मूवी होगी, देखा होगा, ओम शांति ओम में, उसमें एक डायलॉग बोलता है ना कि हम किसी चीज़ को हम बहुत शिद्दत से जब तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज़ को मिलाने के लिए ना. तो कुछ ऐसे ही है, जब आप पोएम पूरी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी. ठीक है, तो ये जो पोएम, अगर हम थीम की बात करें, इस पोएम की थीम क्या है, तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि द हैप्पीनेस दैट beautiful object provides never fades into nothingness but multiple manifold where it
रिटर्न्स टू आवर माइंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में इसके ज़रिए से बताना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं आगे भी बात करूँ ना, तो इन द पोएम द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ जॉय इवन इन द मिडस्ट ऑफ डिजीज, सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये इस टाइप की ब्यूटी के बारे में जो है इन्होंने क्या की बात की है। ठीक है, तो जॉन कीट्स के बारे में हमने जो बता ही दिया था कि ये जो बहुत ही कम उम्र में अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा शोहरत इन्होंने हासिल कर ली थी। और इनकी जो है मतलब पैदाइश लंदन में होती है और डेथ इनकी कहाँ होती है, इटली में, रोम में हो जाती है ना। अगर इसके हिसाब से देखिए बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो है बहुत ही कम, मतलब कहते हैं बहुत शॉर्ट ज़िंदगी इनकी रही थी पोएम की। तो अगर देखा इन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया था, यूँ कह सकते हैं ही डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ टू परफेक्शन ऑफ पोएट्री मार्क बाय विविड इमेजरी, ग्रेट सेंसस अपील एंड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस अ फिलोसफी थ्रू क्लासिकल लीजेंड। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस पोएम। ठीक है, तो इस पोएम में हम ये समझेंगे कि जो जॉन कीट्स ने सुंदरता को, खूबसूरती को किस तरह से मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश की, एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स क्या चीज़ सुंदर होती है, क्या चीज़ सुंदर नहीं होती, है ना। तो इनका जो है सिस्टम कुछ अलग ही था, इनकी आइडियोलॉजी भी सबसे डिफरेंट थी, है ना। इनकी बहुत सारी खूबसूरत क्रिएशन है। इससे पहले जो 12th में थी ला वेला डेम सेंस मर, उसको भी खुद बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हो पोएम थी। इनकी जो कई लाइनें हैं कि हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज, है ना। तो खैर अब जो है हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए पोएम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। ओके, तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले क्या है, चलिए थोड़ा अबाउट द पोएट जान लेते हैं। ठीक है तो जो जॉन कीट्स थे, इनकी जो मतलब लिखा है ना 1795 टू 1821, यानी कि 1795 में इनकी पैदाइश होती है और 1821 में क्या होती है, इनकी मौत हो जाती है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ट्यूबरकुलोसिस से इनके भी मौत होती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनकी जो मदर थी वो भी 1817 में, यानी कि 1817 में उनकी भी ट्यूबरकुलोसिस से ही डेथ होती है। प्लस इनके जो भाई होते हैं उनकी भी इसी बीमारी से डेथ होती है। एंड एट लास्ट में इनकी भी उसी बीमारी से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो थे रोमांटिक पोएट थे। आल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ ओनली टू पोइट्री, यानी कि आल्दो ये क्या थे, एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे। इसके बावजूद भी इन्होंने अपना सारा जीवन किसको मतलब समर्पित करने का निर्णय ले लिया था इन्होंने, पोइट्री को। यानी कि डॉक्टर होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा दिलचस्पी उनको उसमें नहीं थी, यानी इनको पोइट्री के फील्ड में, पोएम लिखने के फील्ड में ज़्यादा क्या इंटरेस्ट था। दैट्स वाई इन्होंने सारी लाइफ इसी को समर्पित कर दी थी। ठीक है, लिखा है कीट्स सीक्रेट, लिखा हिज पावर टू स्व एंड डिलाइट द रीडर्स lies primarily in his gift for perceiving the world and living his mood on aspiration in term of language। ठीक है, तो जो कीट्स थे, कीट्स का जो सीक्रेट पावर था, जो सीक्रेट पावर वो ये था कि ये जो रीडर्स थे, रीडर्स अपने जो रीडर्स पढ़ने वाले थे, इनको जो है मतलब इन्फ्लुएंस कर देते थे। टू स्व का मतलब प्रभावित कर सकते थे, डिलाइट प्लेजर कह सकते हो, यानी उनको आनंदित कर सकते थे। लाइज लिखा प्राइमरली इन हिज गिफ्ट, यानी इनके पास एक ऐसे ब्लेसिंग था, कह सकते हो गिफ्ट था, उपहार भी कह सकते हो, बाई गॉड, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी। फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, यानी संसार को क्या कर सकते थे, इस मतलब जो वहाँ के जितने भी जो लोग हैं उनके मूड्स के अकॉर्डिंग एस्पिरेशन, मतलब बहुत अच्छी से अच्छी बातें उनको दे सकते थे इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। यानी इनके पास ऐसे मतलब एक ख़जाना था, कह सकते हो, शब्दों का। एक ऐसे वर्ड्स थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे लैंग्वेज, ऐसे लाइनें लिखते थे कि जिसको पढ़ने वाला रीडर अपने हर एक सिचुएशन में उसको यूज़ कर लेता था और अपने आप को थोड़ा बहुत ही उसको सुकून मिलता था बाय द हेल्प ऑफ हिज लाइन्स। ठीक है, तो द फॉलोइंग इन इज़ एन एक्सैक्ट फ्रॉम हिज पोएम, जो नीचे की जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी बता दिया है कि एक छोटा सा पोर्शन है। इनकी जो पोएम थी इसका नाम था एंडीमियन। ठीक है, एंडीमियन जो थी नियर अबाउट 4000 कह सकते हैं, यानी 4000 लाइन की पोएम है, पूरी एपिक है कह सकते हो। तो एंडीमियन, जो कि एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये इनकी पोएम है, उसी का छोटा सा पोर्शन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, जिसकी स्टार्टिंग होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड, ये जो पोएम है ये ग्रीक लीजेंड पर बेस्ड है।
इन विच लिखा है इंडीमियन है ब्यूटीफुल। जो इंडीमियन खुद कैरेक्टर है, जो एक उसमें जो बताया गया है, तो बहुत ही यंग कह सकते हो, बहुत हैंडसम एक लड़का होता है, शेफर्ड होता है, चरवाहा जिसे हम कहते हैं, जानवरों को चराने वाला। एंड वो आल्सो पोएट भी होता है वो बंदा। हु लिव्ड ऑन माउंट लाइटमस, जो माउंट लाइटमस पर रहता है। तो एक बार क्या होता है, उसी जो इंडीमियन नाम का जो चरवाहा होता है, साथ साथ पोएट भी है, तो हैड अ विज़न ऑफ सिंथिया, यानी सिंथिया जो एक कह सकते हो मून गॉडेस होती हैं ना, तो उनका इन्होंने एक विज़न देखा, ख्वाब देखता है अपने मतलब सपना देखता है उनका। तो उनमें यानी कि उनकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती से इतना ज़्यादा कह सकते हो मुतासिर हो जाता है जॉन कीट्स, सॉरी वो इंडीमियन, ठीक है, कि वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सी, मतलब वो डिटरमाइंड हो जाता है, संकल्प ले लेता है कि इस ब्यूटीफुल को हम मतलब जो सुंदरता को देखता है तो उसको तलाश करने में निकल पड़ता है, और ये ठान लेता है कि इसको तलाश करके ही रहेंगे, है ना। सो वॉन्डरिंग अवे लिखा है थ्रो द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, यानी कि अब ये मतलब ये कैसे, तो जंगलात में भी जाता है ढूंढने के लिए, नदियों, तालाब, समुद्र की, मतलब कोई भी जगह बाकी नहीं रखता है, लगभग हर कहीं पर उस खूबसूरती की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो पोएम स्टैंजा को पढ़ने से पहले से लिखा है बिफोर यू रीड। तो इसमें कहता है कि द व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, यानी कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उससे हमें कौन सा आनंद, क्या कौन सी खुशियाँ मिलती हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर है आर ब्यूटीफुल थिंग्स लिखा वर्थ ट्रीजरिंग, मतलब अब ये कहता है कि क्या जो हर खूबसूरत जो चीज़ होती हैं वो ट्रीजरिंग का मतलब कीमत के डिज़र्व करती हैं क्या, ऐसा कुछ है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हम इसी में क्लियर करेंगे स्टेंजा में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये स्टेंजा है, यहाँ से अगर हम दुआ इसका मतलब समझते हैं, कहता है इनिशिएट अगर जो करता है पोएट, कहता है थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी हेयर कह सकते हैं कि जो पोएट है वो सुंदर चीज़ों का वर्णन करते हुए, मतलब उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि जो खूबसूरती होती है, यानी खूबसूरत जो चीज़ होती है ना, वो सदा के लिए मतलब एक प्लेज़र बन जाता है, आनंद बन जाता है। ये कहता है कि आई थिंक अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी जो खूबसूरत जो चीज़ होती है, स्पेशली इन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर को इंडिकेट किया है ना, जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ऐसी, जो वो उनकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो ये कहता है कि आई थिंक अ ब्यूटी, यानी वो खूबसूरत चीज़ ऐसी वो होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है ना, ताउम्र क्या है, खूबसूरत नज़र आती है, वैसे उसकी खूबसूरती में कहीं पर भी मैं कहता हूँ गिरावट नहीं होती है ना। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी इसकी खूबसूरती कभी घटती नहीं, इंक्रीजेस का मतलब वक्त के साथ साथ क्या है, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये हमेशा क्या है, ये वैसी खूबसूरत नज़र आती है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे उस खूबसूरत चीज़ की जो खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, वो क्या है और बढ़ती ही चली जाती है। ये इस चीज़ के बारे में क्या है, डिस्क्रिप्शन करता है। यानी जब भी हम उन चीज़ों के बारे में तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं, सोचते हैं, तो क्या होता है कि वो जब तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, ये चीज़ें कहता है ना। बट कहता है बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, मतलब ये जो खूबसूरती को उसने कंपेयर किया है जॉन किट्स ने, कि जो खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं एकदम बावर की तरह होती हैं। बावर का मतलब होता है कि क्वाइट, मतलब ये होता है कोई छाया कह सकते हो। बावर का मतलब क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, उनकी जो छाया होती है ना, अंडर द शेड ऑफ एनी ट्रीज, है ना। जब कभी इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक वहाँ पर कुछ सुकून मिलता है, क्वाइट फॉरेस्ट का मतलब सुकून मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कोई किसी एक छायादार दरख्त के नीचे जब जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ पर जो सो जाते हैं। एंड स्लीप लिखा, मतलब जब सोते, सोने का मतलब ये कह रहा है जब हम अंडर प्रेशर में होते हैं, कह सकते हो डिप्रेशन में होते हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तब कभी कभार यह होता है जब हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं, छाया में बैठते हैं, तो थोड़ी देर जब बैठते हैं तो अपने आप को बहुत सुकून मिलता है ना, नींद आती है। और फुल ऑफ लिखा स्वीट ड्रीम, जहाँ खूबसूरत से सपने आते हैं, सपने का मतलब यही है बहुत सुकून मिलता है। एंड हेल्थ, और मान लीजिए कोई थोड़ी सी अगर बीमारी भी है, स्वास्थ्य भी नहीं, इंसान की तीखी तबीयत नासाज होती है, तब भी क्या होता है जब इस तरह के माहौल में इंसान थोड़ी देर के लिए वक्त देता है, तो उसकी जो मतलब कह सकते हो बीमारी से भी थोड़ा सा निजात मिलता है, सुकून मिलता है ना। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी और सुकून से वहाँ बैठकर इंसान क्या करता है, सांसें लेता है। ये चीज़ें, ये सुंदरता की चीज़, मतलब ये इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक छायादार ये स्थान कह सकते हो, छायादार जगह की तरह उसने क्या उस खूबसूरत चीज़ों को बताया है,
वो कि ये जब चीज़ें होती हैं कि जब हम नीरस ज़िंदगी स्पेंड कर रहे होते हैं, यानी बहुत परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तब हमें ये चीज़ें, यही जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं राहत हमें देती हैं, है ना। ये सपनों से भरी हुई नींद देती हैं और हमें क्या होती है, तबीयत हमारी और भी थोड़ा हेल्दी हम हो जाते हैं और शांति प्रदान करती है ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, है ना। जब हम इनके टच में जाते हैं तो हमें ये तमाम सारी चीज़ों से क्या मिलता है, निजात मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो एक्सप्लेन हम यही कह सकते हैं इसमें कि पोएट जो है इन इन दिस पोएम सेज, है ना, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन फॉर एवर एंड इट नेवर लास्ट, है ना। वेर एवर वी सी अ ब्यूटीफुल थिंग इट गिव अस जॉय, यानी जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं ये हमें मतलब क्या देती है, आनंद, प्लेजर देती है ना। दिस जॉय एंड प्लेजर बिकम्स परमानेंट, ये जो जॉय और प्लेजर होता है परमानेंट बना रहता है। एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम, है ना। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। एंड नेवर फिनिशेज, कभी ख़त्म नहीं होती, यूँ कह सकते हैं। दैट ब्यूटीफुल थिंग्स बिकम्स लाइक अ शेडो ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाया की तरह होता है। विच प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर ट्रेवलर्स, जितने भी से यात्री होते हैं, कभी इस तरह से हम कह सकते हैं, उनको रिलीफ देता है। वेन एवर वी थिंक अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड प्रोवाइड क्वाइटनेस। इट आल्सो गिव्स अ स्लीप विच इज़ फुल ऑफ ड्रीम, है ना। दस वी कैन लिव हेल्दी एंड पीसफुल्ली विद द मेमोरीज ऑफ दैट ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, चलिए ठीक, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लिखा हुआ देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रीदिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkness ways made for our searching eyes. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away and fall from our darkness, our dark spirit। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या कहता है पोएट, यहाँ पे कहता है कि देयर फॉर, अतः इसलिए कहता है, ऑन एवरी मॉर, ऑन एवरी मॉर का मतलब प्रत्येक, जो फॉलोइंग डे यानी आने वाला जो कल होता है, आर वी रीडिंग, यानी कि जब ये जो मतलब जिस तरह से हमें जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जिस तरह की तमाम सारी चीज़ें, सुकून, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है, सुकून देता है ना, खूबसूरत सपने देता है, अच्छे से नींद आती है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं, ग्रांट की जाती हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से कहता है जब ये सारी चीज़ें जो हमें इस तरह से सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी, तो उसी वजह से तो ऑन एवरी मारो, हमारा जो आने वाला जो वक्त होता है, वी आर रीडिंग, यानी जिसमें हम कुछ ना कुछ बुनते रहते हैं, यानी उसी से इस तरह से कि डेली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में हैपन होता रहता है। और जब ये सारी चीज़ें हमें सुकून देने लगती हैं तो हम क्या है, बिल्कुल एक इसे यहाँ पर लिखा फ्लोरी बैंड का मतलब होता है एक सर्किल कह सकते हो या गार्लैंड कह सकते हो, फूलों की माला की तरह होता है। यानी हम बैंड मतलब थोड़ा हम लोगों का जो लगाव हो जाता है, यानी हम बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी पृथ्वी से, इस दुनिया से, धरती से क्या है, हम लोग कनेक्ट होते चले जाते हैं। मतलब डेली इसी तरह से जब कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, बेहतर कह सकते हैं इंसिडेंट, तो क्या होते हैं, तो उन्हीं की वजह से हम डेली डे बाई डे क्या होते हैं, इस नेचर से क्या है, हम लोग कनेक्ट होते चले जाते हैं, एक सर्किल की तरह, फूलों की तरह कह सकते हो, एक मतलब उसमें ग्रुप में या उसी में ज्वाइन होते चले जाते हैं ना। इंस्पाइट आप लिखा डिस्पोंडेंस ऑफ इन ह्यूमन, मतलब फिर राइटर ये कहता है कि इसके बावजूद भी होता है। डिस्पोंडेंस का मतलब हेल्पलेसनेस, मतलब लाचारी हो, बेबसी हो हमारी ज़िंदगी में है, इसके बावजूद भी। इन ह्यूमन अर्थ का मतलब क्रुएलिटी कह सकते हो, यानी कि जो निर्दयता भी कह सकते हो, बेरहम भी लोग, अगर देखा जाए अर्थ पे अगर हम तलाश करेंगे तो इसके बावजूद भी हम लोगों की ज़िंदगी में कहीं कहीं पर मतलब एक असहायपन भी होता है इंसान के अंदर, है ना। और तरह तरह के क्रूअल लोग होते हैं, यानी कि निर्दयी लोग भी मिलेंगे। आप लिखा नोबल नेचर्स के लोग क्या होते हैं, ये होने के में ये इनकी जो शॉर्टेज होती है। एंड ऑफ ग्लूमी डेज का मतलब ये होता है कि हमारा जो जीवन है ना, वो भी अंधकार में होता चला जाता है। भले ही हमारा जीवन अंधकार में है, लोगों की मतलब अच्छे लोगों की कमी होने के बावजूद भी है, और डिस्पोंडेंस के बावजूद भी है, यानी जो निर्दयी लोग होते हैं उनके होने के बावजूद भी है। ऑफ आल अनहेल्दी एंड और डार्कनेस वेस, इस तमाम सारी चीज़ों के बावजूद, अनहेल्दी का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें कि मतलब जो इंसान होता है ना आजकल के, अगर देखा जाए मॉडर्न एज में, तो लोग होते हैं अपने आप
को ज़िंदा रखने के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, सब उल्टे सीधे काम भी करते रहते हैं ना। ऑफ ऑल अनहेल्दी और डार्कनेस वे मेड फार लिखा आवर सर्चिंग, यानी कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने आप को आप बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए क्या है, एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जाते हैं और ख़राब से ख़राब काम करने लगते हैं ना। तो ये कहे मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो यही कहता है कि थोड़ा मीनिंग हट के है यहाँ पे, है ना, कि इन संसार इस दुनिया में क्या है, अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। हर इंसान क्या होता है, लालच और स्वार्थ से क्या भरा हुआ होता है ना। इस संसार में लगातार रहस्य में क्या होता है, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी जो होती है वो उदासी और निराशा से भर जाती है ना पूरी तरह से। ये थोड़ा इनडायरेक्टली इस तरह से बता रहा है राइटर। ठीक है, इस इन सब निराशाओं के बावजूद भी, इसका डिस्पाइट आप, यानी तमाम सारी निराशाएं होती हैं इसमें, इन तमाम, अब इस तरह से समझेंगे कि इन तमाम सारी निराशाओं के बावजूद, अब वो तमाम सारी निराशाएं कौन सी हैं, जैसे डिस्पोंडेंस है ना, तो ये भी तो एक प्रकार की निराशा है। इन ह्यूमन डेथ है, नोबल नेचर यानी अच्छे लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज है, मतलब तो ये सब तमाम क्या होती हैं, ये सब डिसपॉइंटमेंट। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ ना समझने की पोएम को, तो ये तो पोएम जैसे बोला ना कि एक एपिक है इनकी, एंडीमियन। अब एंडीमियन जब आप एपिक जब पढ़ेंगे पूरी तरह से ना, उसकी जब कहानी आप समझेंगे, तब ये ब्यूटी आपके पल्ले पड़ेगी अच्छे से, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे कि आपने विलियम शेक्सपियर की एक जो ड्रामा था जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी क्या था, ऐसे मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक जो 14 लाइन की जो पोएम थी, उसको एक मर्सी के रूप में उसका नाम दे दिया गया। लेकिन अब डायरेक्टर जब मर्सी पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कुछ अजीब लगता है कि ये कहाँ की कहानी कैसे बताई जा रही है। क्योंकि अब उसमें क्या करेंगे, जब आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि एक उसमें कैरेक्टर पोर्शिया है, एंटोनियो है ना, और ये सब मतलब जो बैसेनियो, ये सारे लोग होते हैं। तब उनकी जब कहानी जब पढ़ेंगे, शालाक एक्सेट्रा, तब आप समझ में आएगी कि ये लाइन कब और कहाँ पर बोली गई थी, तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो इसलिए आपको ये पोएम तो समझनी है, लेकिन इसके अलावा जब इंडीमियन जब आप उसकी जो स्टोरी पढ़ेंगे उस एपिक की, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दैट्स इट। चलिए, फिर मैं क्या बात कर रहा था कि ये इसमें थोड़ा जिस हिसाब से लिखा है उसे थोड़ा मीनिंग थोड़ा हट के है, कि वो ये कहता है कि यहाँ पर अच्छे लोगों की कमी बहुत है संसार में, मतलब लगातार डेली प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है ना, जिससे हमारी ज़िंदगी क्या है और ज़्यादा डिस्पॉन्स होती चली जाती है। इन ह्यूमन क्रुएल्टी की वजह से परेशान हमारे दिन ब दिन ग्लूमी डेज होते चले जाते हैं, यानी डिसअपॉइंटमेंट में निराशाओं के से भरे होते चले जाते हैं ना। फिर भी कहता है पोएट कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल कहता है ये, इन तमाम सारी निराशाओं के बावजूद भी हम इस जीवन में इस संसार से प्रेम करते हैं, फिर भी हम करते हैं। डिस्पाइट लिखा है यहाँ पे, स्पाइट जो है शॉर्ट फॉर्म, इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डिंग, तमाम सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम इस संसार से बहुत ज़्यादा उतना ही प्यार करते हैं। तथा इससे क्या, धरती से हम क्या होते हैं, मजबूती से क्या होते हैं, अभी बाइंड लिखा वहाँ पे, थोड़ा इस तरह समझेंगे तो। और फिर भी क्या है, इस धरती से मजबूती के साथ क्या है, मतलब जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं ना। हम कभी भी संसार को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते हैं ना। और क्या करते हैं हम, यही जो खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं, यही हमारे जीवन की निराशा जो होती है, निराशा की तरह की जो कफन को हटाने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं, यूँ हम कह सकते हैं, है ना। कि ये इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, है ना, द पॉल आवर फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी आवर डार्क स्पिरिट का मतलब हमारी ज़िंदगी में जो इतनी निराशाएँ हैं, जो कमियां हैं, जो उदासी है ना, तीन इनको इनको बताया है कि ये क्या करती हैं, इस तरह की जो चीज़ों को इस जो ब्यूटी होती है, जो नेचर ऑफ ब्यूटी जो होती है, ये मूव्स अवे मतलब हटाने का काम करती है। द पाल मतलब वो पर्दे को, यानी निराशाओं से भरी जो पर्दा होता है, जो कफन होता है, उसको हटाने का क्या काम करती है, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, जैसे सूरज है, चांद है, झरने, मतलब यूँ हम कह सकते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी, इस तरह से इन्होंने बताया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा हम यहाँ से जो देयर फॉर से लेकर ये स्पिरिट तक ये है, तो इसकी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ नोबल पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कहना चाहता है कि देयर इज़ लैक ऑफ नोबल पीपल इन द वर्ल्ड, है ना। सेल्फिशनेस एंड ग्रीड प्रिवेल्स एवरीवेयर, हर कहीं पर स्वार्थ नज़र आएगा आपको। देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज़ and mysterious thing which continuously happen in our lives, है ना। despite of despair we are tightly bound to this earth, for three are many beautiful things in the world, okay, and with the help of these beautiful things we are able to remove the shroud of gloom from our lives. We keep searching beautiful things to be happy and to set aside
unpleasant experience of life. These beautiful things are like as a flowery band which keep us बाउंड विद दिस वर्ड। यानी तमाम सारी मुसीबतों के होने के बावजूद भी क्या है, एक उम्मीद रहती है, हम तो खूबसूरत चीज़ों की तलाश रहती है। जब उस पर नज़र कास्ट करते हैं, जब उसके टच में जाते हैं, तो तमाम सारी जो निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस अब नेक्स्ट जो हम वीडियो में मिलते हैं आपको, तो इस यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट में जो है इतना है, सेकंड पार्ट जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।